नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको पहले इस वीडियो में नेहा वर्सेस रजनीश का एक तथ्य, एक किंवदंती, एक अफवाह के बारे में बताने की कोशिश करूं जो कि मार्केट में फैलाया हुआ है लड़कों को डराने के लिए, पतियों को डराने के लिए। उससे पहले आपको एक चेक एंड बैलेंस का रूल समझना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, इधर होती है विधायिका और इधर होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है न्याय। न्याय का मतलब हो गया कि कानून और प्रशासन की व्यवस्था को सुचारित रूप से बनी रहे, उसको रेगुलेट करने का काम। विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का अधिकार रखती है, यानी कि न्यायपालिका कानून में फेरबदल नहीं कर सकती, उसे चेंज नहीं कर सकती और नया कानून नहीं ला सकती। उसका काम है जो विधायिका ने बनाकर कानून उसको दे दिए हैं वो उनकी पालना कराए और न्यायोचित उसके साथ व्यवहार करे। पर यहाँ पर जो विधायिका है, इन दोनों के बीच में एक चेक एंड बैलेंस का रूल है। विधायिका कानून बनाकर उसे पालन कराने से लेकर और उसमें न्याय की अवधारणा जोड़ने की अगर कोशिश करती है तो वो निरंकुश होने की कोशिश करती है, तो लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी न्यायपालिका का काम बंद हो जाता है, ये पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है। तो इसलिए न्यायपालिका जो है विधायिका को ऐसा करने से रोकती है कि वो किसी भी तरह से कानून की पालना ना करे और ना ही वो किसी तरह से कानून का उल्लंघन होने के अंदर शामिल हो। इसलिए न्यायपालिका यहाँ पर उसे रोकती है। ये दोनों जो है चेक एंड बैलेंस के रूप से चलते हैं। एक कानून निर्माण का काम करता है और एक कानून की पालना करवाने का काम करता है। इससे दोनों निरंकुश नहीं होते, लोकतंत्र सुचारित रूप से चलता है और जनता लोकतंत्र को एंजॉय करती है। पर इस एंजॉयमेंट में एक खलल है, वो है मैट्रिमोनियल केसेस। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं न्यायपालिका अपने केसेस के अंदर अलग तरीके से डिसाइड करती है, मगर जब बाद में ये मार्केट के अंदर आता है तो कई लोग इसको बिजनेस के तौर पर यूज़ करते हैं और उसका मैनिपुलेशन करते हैं। आम आदमी जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि परिभाषा क्या है और परिभाषित किया कैसे जा रहा है। इसी परिभाषा के गलत यूज़ से, यानी परिभाषित करने के यूज़ से जो पूरी तरह से आम आदमी को मिसगाइड करके गलतियां करवाई जाती हैं और उन गलतियों की वजह से अब तक एक गलत परिपाटी स्थापित हो गई है रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अंदर। तो आज हम इसी को समझेंगे। ये चेक एंड बैलेंस का रूल आपको आगे समझना होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ऑर्डर जो पास हुआ है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये भी मैं आगे समझाऊंगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, एजुकेटेड होइए। हमारे कोर्सेज एजुकेट करने का काम करते हैं। आपको शायद लगता होगा कि ये नई परिपाटी है, पता नहीं इसमें क्या होता होगा, पर हकीकत यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आपको नॉलेज मिलती है। एक बात ध्यान रखिए, इंडिया के लिए, स्पेशली भारत के लिए बहुत ज़्यादा खुली बात ये कही जाती है कि जो पार्टी अवेयर है उसी को यहाँ पर न्याय मिलता है, जो पार्टी अवेयर नहीं है उसको न्याय नहीं मिलता। अब इस बात को समझना नहीं समझना आपके हाथ है, आपकी चॉइस है। आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए ना कीजिए, रिजल्ट इसके बेहतरीन है। अब तक बहुत सारे लोग इससे रिलीफ पा चुके हैं, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अपने केसेस में सामने वाली पार्टी का अलाइनमेंट बिगाड़ चुके हैं और काफ़ी लोग फ्री भी हो चुके हैं। आप भी इसका पार्ट हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप मैसेज के थ्रू इस नंबर पर इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त वीडियो देखते हुए सोच रहे हैं कि मुझे कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम अपॉइंटमेंट मैसेज के थ्रू ही देते हैं, अपॉइंटमेंट मैसेज के थ्रू ही आपको मिल जाए, तब फिर उसके बाद आपसे बात होगी। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है आज का कि मैंने जो मेरा पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का बनाया था उसके अंदर मैंने कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या थी वो आज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के एक कैच उसमें छोड़ा था और बहुत सही रहा कि जो लोगों को मैंने चारा डाला था वो लोग इसमें आकर फंस गए। काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन के लिए, बहुत कम ही थे, इक्का दुक्का थे, पर उन्होंने कमेंट किया। एक दो लोगों ने इस पर वेबिनार बुलाया और इस पर डिस्कस किया कि रजनीश वर्सेस नेहा की कौन सी गाइडलाइंस लेके आ गए हैं, कौन सी डेफिनेशन लेकर आ गए हैं, ये क्या बातचीत चल रही है भाई। और इसका मुझे स्क्रीन रिकॉर्डेड वर्जन मेरे एक व्यूअर ने भेजा कि सर ये हालात चल रहे हैं। और लास्ट में उस वेबिनार का कंक्लूजन यही निकला कि नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही बाकायदा मेंटेनेंस दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन जो है रजनीश वर्सेस नेहा का उसमें ये बात उल्लेखित है। बिल्कुल साहब, मैं भी मानता हूँ, गलत नहीं है, बिल्कुल उल्लेखित है। पर यहाँ पर हमें समझना होगा सबसे पहले कि हायरार्की में आप जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो आप ऐसे देखते हैं कि लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। फैमिली कोर्ट जो है वो इस चीज़ को अगर जस्टिफाई नहीं करती तो आप हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से जस्टिफाई नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। परंतु अगर किसी भी कानून की पालना करने के लिए कोई कोर्ट अगर चल रहा है तो वो स्वतंत्र है उसकी पालना कराने के लिए, और जो विधि द्वारा स्थापित, यानी कि न्यायपालिका जो है वो बाकायदा संसद द्वारा स्थापित नियमों को ही बाकायदा पालन करवा सकती है, उससे बाहर नहीं ले जा सकती। अगर वो लेके जाते हैं तो बाकायदा इनके खिलाफ भी जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है। यानी कि हर आदमी सामान्य नागरिक की तरह ही है, चाहे वो कानून पालना कराने के सीट के ऊपर बैठा हुआ है और चाहे वो उस सीट के अंडर कानून की पालना करने के लिए बाध्य है। हर आदमी नागरिक बन जाता है अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, तो चाहे उसका किसी भी तरह से कोई भी विशेष दर्जा हो। दोस्तों, यहाँ पर जब तीनों कोर्ट अपने अपने जो पावर जो है उनको बाकायदा यूज़ करती है, तब कोई इंबैलेंस नहीं होता है, तब कोई हायरार्की नहीं होती। यहाँ तक कि आप रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट जब मैं जो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर 70% जो जजमेंट्स हैं उनका जो रेफरेंस लिया गया है वो ज़्यादातर हाई कोर्ट्स के हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की जरूरत क्यों गई? आपकी छोटी सोच के हिसाब से समझा रहा हूं। आपको ये लगता है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो छोटा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वहां उसका कंटेंट क्यों ले रहा है? वो तो छोटा है, उन्हें तो आपने सुप्रीम कोर्ट के लेने चाहिए। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है कि उन्होंने कोई लैंडमार्क चीज़ तैयार की है और उसका बाकायदा अभी तक कोई चैलेंज की गई चीज़ नहीं है उसके अगेंस्ट, और वो बाकायदा कानून को स्थापित करवाने में या उसकी पालना करवाने के अंदर अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं वो जजमेंट जो हाई कोर्ट्स के हैं, तो उन्हें यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कंटेक्स्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि मैं पिछले वीडियो में इसका हवाला दिया था, उसको 125 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत समझाया गया था। बकायदा सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इस डेफिनेशन को बकायदा ये स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है, मैं इसे ज़रा आपकी सहूलियत के लिए पढ़ देता हूँ। ये मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स हिंदी भाषी हैं, फिर भी किसी को लगता है तो आपको बकायदा सुप्रीम कोर्ट के नेहा वर्सेस रजनीश के जजमेंट के अंदर ये चीज़ 125 सीआरपीसी को पूरे सेक्शन को समझाते हुए दी गई है। ये 125 सीआरपीसी का सबसेक्शन 2 है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्रवाई के लिए व्यय आदेश की तारीख से, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आदेश की तारीख से, यानी कि पहली एम्फेसिस दिया गया है 125 सीआरपीसी में कि आदेश की तारीख से दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जगह पर भी जहां भी मेंटेनेंस मांगा जाता है वो इतना क्लियर वहां पर मेंशन नहीं है। इसी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को उठाया रजनीश वर्सेस नेहा में कि ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से मान्य होगा। अब इन्होंने क्या किया है, वहां एक सीधी लाइन लिख दी है, जबकि यहां पर कंडीशन बन रही है आपकी पहले आदेश की तारीख से। अब जब आदेश की तारीख के बाद एक वर्ड डाला गया या यानी इसके अलावा, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है, ठीक है, यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होगा। देखिए, अंतरिम भरण पोषण जो है इसमें बाद में कहा गया आवेदन की तारीख से, इसका मतलब क्या है? या जब लगा तो इसका मतलब यह है कि अगर जरूरी है, यथा स्थिति कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब को इस बात का संज्ञान हो जाता है, तो वो वहां पर इस बात को सब कारण डाल सकते हैं। इसलिए मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट को वहां कोड किया था। ये बाकायदा जो फाइनल कंक्लूजन है उसके अंदर भी है। अगर फिर भी कोई आदमी कहता है कि नहीं साहब, इसका मतलब तो हम यही पकड़ेंगे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, तो भी वहां पर कारण देना, विशेष कारण देना जरूरी है, अदरवाइज नहीं दे सकते। डेट ऑफ एप्लीकेशन में विशेष कारण क्या होता है? विशेष कारण यह होता है जो कि आपके 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 1 के उपभाग के अंदर, घ के अंदर बकायदा क्लियर रखा गया है। घ जिसे आप डी के रूप में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब जो है ना, उनको बकायदा ये चीज़ साबित हो जाए, वापस कह रहा हूं, मजिस्ट्रेट साहब को ये चीज़ साबित हो जाए, यानी कि आपकी पत्नी ये चीज़ साबित कर दे। क्या साबित कर दे? साबित कर दे कि ये जो मैटर है ना, इसके अंदर आपने उन्हें नज़रअंदाज किया है मेंटेनेंस देने के लिए, रख रखाव के लिए, या फिर पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। रिफ्यूज़ल और इग्नोरेंस, ये दोनों चीज़ें पत्नी को पहले साबित करनी होगी। आपको ये बात यहाँ से समझनी है भाई, ऐसे नहीं होता है कि आप जाकर कह रहे हैं या तो मैं मेरी सैलरी छिपा लूँ, या फिर मेरा ITR छिपा दूँ, या फिर मेरे अकाउंट्स में से पैसा खाली कर दूँ, या वो कर दूँ। ये सब कुछ नहीं छुपेगा, ये फालतू की प्रैक्टिसेस हैं। या फिर मैं ये दिखा दूं मेरी पत्नी कमाती है, मैं नहीं कमाता हूं, ये करती है, वो करती है, इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। इनसे नहीं रुकता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस रुकता है झूठे केस में लॉ की डेफिनेशन को अप्लाई करने से। आप किसी भी स्टेज पे हो केस की, अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इस स्टेज पे इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आता हूं दूसरी बात पे। यहां पर आपको ये भी समझना होगा कि रजनीश वर्सेस, ना केवल रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में, बल्कि स्थापित कानून जो विधायिका द्वारा बनाया गया है 125 सीआरपीसी के अंदर भी ये उल्लेखित है, ये HMA 24 में भी उल्लेखित है, ये DV एक्ट में भी उल्लेखित है। तीनों में कहा गया है 60 दिन के अंदर अंदर, इस बात को पकड़ लीजिए दांत से, 60 दिन के अंदर अंदर इंतरिम मेंटेनेंस जो है, अंतरिम मेंटेनेंस जो है, वो बाकायदा पत्नी के हक में जो है बाकायदा डिसाइड हो जाना चाहिए। तो नहीं डिसाइड हुआ तो किसकी गलती है? पति की? नहीं डिसाइड हुआ तो ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट साहब की गलती है। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर क्या बताया गया है? इसका प्रोसीजर ये बताया गया है कि पत्नी जब भी एप्लीकेशन लगाएगी तो वहां पर वह अपना एफिडेविट साथ के साथ लगाएगी। फिर सुन लीजिए, जब भी एफिडेविट लगाएगी तो वह एप्लीकेशन के साथ लगाएगी। एप्लीकेशन जब भी लगाएगी मेंटेनेंस के लिए तो एफिडेविट साथ के साथ लगाएगी। बात घुस गई है? अगर उसके अंदर एप्लीकेशन लगाएगी, एफिडेविट नहीं लगाया गया, दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो ये कि उस पर मैटर लटका जा रहा है, एफिडेविट लगा नहीं रही, या तो आप बार बार बोल रहे हैं या मजिस्ट्रेट साहब बार बार बोल रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया, आंख बंद कर ली और कहा गया पति को कि साहब आप रिप्लाई फाइल करो या आप अपना एफिडेविट ले आओ, तो फिर ये दिशा निर्देशों का उल्लंघन। आपको यहां समझना पड़ेगा,
जो प्रोसीजर जैसे बताया गया वैसे फॉलो हो जाना चाहिए, ठीक है, बशर्ते कि वो किसी विधायिका के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हो। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बाकायदा अगर आपने रिप्लाई की जगह ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो जो करना ही चाहिए, झूठे केस में आप क्या करोगे, आपको किस बात का रिप्लाई देना है, आपको तो ऑब्जेक्शन डालना है कि सब कुछ गलत है, झूठ है, नहीं मारा, नहीं पीटा, नहीं घर से निकाला, नहीं दहेज मांगा, कोई रिफ्यूजल नहीं है, कोई इग्नोरेंस नहीं है, कभी हमने मेंटेनेंस देने के लिए मना ही नहीं किया, ये तो खुद ही मुंह उठा के चलेगी, 6 महीने 8 महीने पियर रह रही है, उसके बाद एक दिन मौसम मुहूर्त निकाला और आ गई हमारे से लड़ने, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाकायदा ऑब्जेक्शन बनाना है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब से भी पूछना है कि श्रीमान मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे ये तो बताइए कि आपको कब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कब आपको विदित हुआ कि मेरी जो बीवी है उसको मैंने इग्नोर किया या निग्लेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया मेंटेनेंस देने के लिए, वो तो ये साबित ही नहीं कर रही है और आप चले कि उसको मेंटेनेंस अंतरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 कंडीशन बना दीजिए, या तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए और लग गया है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब को कहिए रजनीश वर्सेस नेहा में ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पत्नी एप्लीकेशन के साथ बाकायदा एफिडेविट लगाएगी, तो यानी एप्लीकेशन उसकी पूरी नहीं है, जिस दिन उसने डेट ऑफ एप्लीकेशन लगाया उस दिन एफिडेविट नहीं था तो अधूरी एप्लीकेशन थी, यानी प्रोसीजर अधूरा रहा। तो अगर वो एफिडेविट में डिले करके 1 साल ले आती है और उसके बाद पति पे एरियर बन जाता है तो ये पत्नी की गलती मानी जाएगी। पति की क्यों मानी जाएगी, पति ने कब डिले किया, पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए था, उसको उसने उसका एग्जीक्यूशन करने में टाइम लगाया, उसको बाकायदा सही तरीके से फॉलो करने में टाइम लगाया, तो ये गलती है। उसके बाद आपको जो पति हैं उनको 4 हफ्ते का टाइम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। मीनवाइल कोर्ट ये भी जस्टिफाई कर लेगा कि भाई पत्नी जो है वो किसी तरह से पीड़ित है जिसकी वजह से ये यहाँ पर आई है। ये तो देखिए कि झूठा केस लेके आई है कि सच्चा केस लेके आई है, ये साबित होना कहीं भी कोई किसी भी चीज़ में फोकस नहीं करता है। अब यहाँ बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको ये करना है कि 4 हफ्ते में आप अपना एफिडेविट के साथ जमा करा दें, आपसे पहले एफिडेविट नहीं लिया जाएगा। और साथ के साथ अपने एफिडेविट में, जैसे मैंने पहले कहा फिर दोहरा देता हूँ, कि मजिस्ट्रेट साहब से पूछिए कि आपको कैसे विदित हुआ कि मेरी पत्नी जो है, क्या आप संतुष्ट हो गए इस बात से कि मेरी पत्नी जो है वो रिफ्यूज्ड है, कि मैंने उसे मेंटेनेंस नहीं दिया है या निगलेक्टेड है मेरी तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो मेंटेनेंस दिया जाए, अन्यथा मुझे ये कोर्ट जस्टिफाई तो कर दे। दूसरी चीज़, ये डिस्क्रिप्शन पावर में नहीं है कि आप सोचें कि जज साहब तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जज साहब के पास पावर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बाधित करते हैं इस बात को। अब यहाँ पर जरूरी चीज़ यह है कि फिर भी जिन लोगों के लिए कि जिनके बन गया मेंटेनेंस या फिर भी इतना करने के बाद भी मेंटेनेंस बन गया, तो आप उस पिटीशन में, अगर आप शुरुआत में डाल रहे हैं तो उस पिटीशन के रिप्लाई जिसको आप ऑब्जेक्शन के रूप में डालेंगे, वहाँ ये लिख भी दीजिए कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड किया भी जाता है तो उसके बाद मैं 4 से 6 महीने मेंटेनेंस दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये रजनीश वर्सेस नेहा में भी लिखा हुआ है, उसके बाद मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, कर लो, नहीं देना ना, नहीं देना। अब मेंटेनेंस नहीं देना तो फिर आगे बात बढ़ती है कि मेंटेनेंस जो है 4-6 महीने के अंदर नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरी बीवी ये साबित करे, चलिए इंटरिम मेंटेनेंस ले सकती है वो, पर मेरी बीवी ये भी तो साबित करे कि वो इस मेंटेनेंस की हकदार है, क्योंकि मैं इसको फाइनल मेंटेनेंस पे चाहता हूँ डिसाइड हो। अब फाइनल मेंटेनेंस लेने के लिए करना क्या होता है, फाइनल मेंटेनेंस लेने के लिए करना ये होता है कि आपकी पत्नी को ये सब षड्यंत्र जो आपके खिलाफ बना के गई है वो सब सिरे से साबित करने पड़ते हैं, सबूतों और गवाहों के साथ। अगर वो साबित नहीं कर रही है, 2 द्वार खुलते हैं, एक तो मेंटेनेंस बंद और दूसरा आपकी पत्नी को विदाउट मेंटेनेंस और एलिमिनी तलाक लेना पड़ेगा आपसे, जो आप ले सकते हैं खुद, उसके साबित नहीं करने में ये क्रूरता बन जाती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इन ट्रिकी सॉल्यूशंस को आप अपने केसेस में यूज़ करते हैं, जो कि ट्रिकी तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ये समझदारी भरे कदम है जिनको आप कानून की परिभाषा में अगर समझते हैं तो ये चीज़ है, क्योंकि फाइनल मेंटेनेंस जो है वो पत्नी को तभी मिल पाता है जब वो जस्टिफाई कर दे। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं कह नहीं पाया बीच में, कि आपका केस लंबा नहीं चलेगा 4-6 महीने की वो डालने पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे डर के कारण, अरे साहब ऐसा किया तो हमें तो जेल हो जाएगी। अरे साहब नहीं सर, इंटरिम मेंटेनेंस को फाइनल मेंटेनेंस तक डिसाइड करवाने का राइट आप मांग सकते हैं कोर्ट से, आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई गलत आपने विचार प्रकट नहीं किया, कोई गलत आपने अपनी बात नहीं रखी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपके मानवीय मूल्यों के साथ छेड़छाड़ है। ये अननेसेसरी 6 साल तक तो इंटरिम मेंटेनेंस ला दिया, उसके बाद कुछ डिसाइड नहीं हुआ, उसके बाद ज़बरन आपको दबाव में डालने की तरीका है। अगर आप इंटरिम मेंटेनेंस को बिल्कुल छोटा करवा देंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, जितनी कोशिश हो सकी मैंने आज के वीडियो में डालने की कोशिश की, बशर्ते कुछ लोग पता नहीं क्यों जो महिलाओं का पक्ष पुरुष होकर भी लेते हैं, ऐसी झूठी महिलाओं का। वैसे तो हर महिला के साथ हर पुरुष को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर महिला एक बहन है, माता है, बेटी है, पत्नी है, पर उन झूठी महिलाओं के साथ खड़े नहीं होना चाहिए जो अपनी वजह से कई पुरुषों की माताओं, बहनों, बेटियों को और कई पत्नियों को भी, जो उनके भाइयों की पत्नियां हैं या कोई और पत्नी हैं, उनको परेशान करने के लिए झूठे केसेस डालती हैं, पूरे घर को घसीट लेती हैं, उनके साथ हम नहीं खड़े हो सकते। मगर यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो महिलावादी होने का एक ढोंग रचते हैं, जबकि उनकी इंटेंशंस कुछ और हैं, उनके मन में शायद कुछ और अपराध हैं, वो कुछ अलग तरीके से कहते हैं, नहीं साहब जाके फाइनल कंक्लूजन पढ़िए। अजी साहब, मैंने तो चारा डाला था आपके लिए कि आप आए तो सही सामने। ये जो इस तरह के जो वेबिनार्स हुए वो हुआ, जिसके मेरे पास आया तो मुझे समझ में आया कि बहुत लोग चाहते हैं पुरुष फंसे रहें, बहुत लोगों को ये न्याय की अवधारणा नहीं चाहिए। इसी वजह से कई लोग नीचे मेरे वीडियोस बनाने के बाद भी आके कहते हैं ये बातें प्रैक्टिकल हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पर प्रैक्टिस में नहीं है।
प्रैक्टिस में लोग बाग इसको यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि केसेस जल्दी खत्म होते हैं। जब केसेस जल्दी खत्म होते हैं तो कई लोगों की कमाइयाँ डूब जाती हैं, कई सालों तक चलनी चाहिए ये कमाई, इसलिए कुछ भी झूठ सच लगा के इसको खींचा जाता है। सबको मानना पड़ता है कानून। यह आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर कानून की सही परिभाषा आप कोर्ट में देंगे तो कानून के आगे सब झुकते हैं। कानून संविधान से मिलता है हमें यहाँ, और संविधान की पालना अगर नहीं हो रही है तो हर एक आदमी जो उसका उल्लंघन कर रहा है अपराधी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सिर्फ कानून को लेकर खड़े हो जाइए, आपसे कोई नहीं जीत सकता। हो सकता है थोड़ा सा सच्चाई को सामने आने में टाइम लग जाए, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ जाए। आप मुझे कई चीज़ें बताते हैं, जजेस का आपने रौद्र रूप नहीं देखा, वहाँ पर आपने वकीलों की दलीलें नहीं देखी, ये सब चीज़ नहीं देखी। ये सबका सोल्यूशन होता है भाई साहब, पर एक वीडियो में ये सब चीज़ें समझाना मुश्किल है। काउंसलिंग लीजिए, कोर्सेज लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मेहनत नहीं करके लाते हम लोग। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के इस वीडियो का इनपुट क्या डालने वाले हैं अपने केस में।